हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3। इसके पहले के जो दो चैप्टर हैं फर्स्ट और सेकंड, उनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल्स के यदि सॉल्यूशन चाहिए हो तो बताना, तो उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर 3 है इसका नाम है विद्युत धारा। तो आज हम इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, फिर हम बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। यदि हमारे पास एक गिलास में पानी भरा हुआ रखा हो नीचे ज़मीन में, यदि आप उस गिलास को ऊपर उठाएं कुछ ऊंचाई तक, फिर टेढ़ा कर दें, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो पानी फैल रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर फैल रहा है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे की ओर क्यों फैल रहा है? क्योंकि नीचे भाई निम्न विभव है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो पानी का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। यानी कि आप जहां गिलास को पकड़े हुए हैं ये उच्च विभव है। यदि आपने गिलास ऊपर उठाया तो विभव उच्च होता चला जाता है। बात समझ में आ रही होगी। इसको आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो गुरुत्वीय विभव की बात नहीं होगी, ना हमारी पानी आने की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बात होगी वो बात होगी वैद्युत विभव की। किसकी? वैद्युत विभव की। लेकिन ये बात हमने इसलिए बताई है क्योंकि ये भी वैद्युत विभव गुरुत्वीय विभव के जैसे ही कुछ व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु हैं। यदि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अच्छा, इस बिंदु को हम मान लेते हैं उच्च वैद्युत विभव, उच्च वैद्युत विभव। अच्छा, इसको आप समझ गए होंगे क्या मानेंगे? इसको मान लेंगे हम लोग निम्न वैद्युत विभव। ठीक है, अच्छा, इसको हम समझ गए। अब यहाँ पे पानी का प्रवाह नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रवाह हो रहा है वो विद्युत आवेशों का प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिभाषा क्या बनेगी? यहाँ पे परिभाषा ये बनेगी, जैसे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर द्रव्य का प्रवाह होता है, वैसे ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि भाई हमने तो ये बोल दिया कि वैद्युत आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन भाई आवेश कौन सा आवेश? धन आवेश या ऋण आवेश? इसको अच्छे से समझो। तो यहाँ पे जिस आवेश की बात हो रही है वो धन आवेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धन आवेश। तो धन आवेश कहाँ से कहाँ की ओर जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अच्छा, धन आवेश ही क्यों लिया जाता है इसको हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि हम परीक्षण आवेश जो लेते हैं, धन परीक्षण आवेश लेते हैं, इन सबको हम पहले बता चुके हैं। ये साइन कन्वेंशन होता है, हम पहले से ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात होगी, यदि बोल दें ऋण आवेश का प्रवाह कैसे कहां से कहां की होगा, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि ऋण आवेश का जो प्रवाह होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। कौन सा विभव? वैद्युत विभव। निम्न वैद्युत विभव से उच्च वैद्युत विभव की ओर होगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। यहां पर यदि आपने ये बात समझ ली कि जो धन आवेश है वो यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, बस इतनी सी बात याद रख ली तो ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसको याद रखना है। यहाँ पे आप ऋण हटा दो, धन आवेश के लिए ही याद रखो क्या? उच्च से निम्न। कहाँ से कहाँ? उच्च से निम्न और धन आवेश। ठीक है, अच्छा, ये बात तो हमने समझ ली। अब बात यहाँ पे हमें देखनी है वैद्युत धारा, लेकिन हम ये सब बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि भैया आवेश कितना जा रहा है यहाँ से यहाँ की ओर। आवेश तो जा रहा है लेकिन कितना जा रहा है, अमाउंट कितना है उस चार्ज का। ठीक है, तो हमें अब अमाउंट पता चल जाए यदि Q है। अच्छा, तो कितना आवेश जो हमें पता चला है ये कितने समय में जा रहा है, यदि हमें ये दोनों चीजें पता करनी हो तो हम इन दोनों को ना बताकर हम सीधे एक क्वांटिटी बताते हैं, उसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की परिभाषा क्या बनेगी इसको समझो। यदि हमारा जो आवेश है, यदि हमें पता चल जाए वो आवेश की जो कुल मात्रा है, बहुत सारा आवेश है, वो Q है। कितना है? Q आवेश है, और यहां से यहां पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है? T समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? T समय लग रहा है। तो हम बोल देंगे कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। और वैद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से भी लिखा हुआ मिल जाएगा और स्मॉल आई से भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका भैया? वैद्युत धारा का।
तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम लोग वेग की परिभाषा जानते हैं, क्या, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश परिवर्तन की दर है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो धारा है वो धारा क्या है, धारा एक तरह का आवेशों का वेग ही है। धारा क्या है, धारा एक तरह से आवेशों का वेग है। हमें यह बताता है कि आवेश कितनी तेजी से जा रहा है, बात समझ में आए, इससे हमें यह भी पता चल जाता है। अभी ये सब चीजें और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, बातें सब समझ में आएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, वैद्युत धारा की जो परिभाषा है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, तो हम एक तरीका और बता देते हैं। यदि हमारे पास कोई चालक इस तरीके का है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूरे में एक समान है, ठीक है। अच्छा, तो धारा प्रवाह के लंबवत होता है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बात समझ में आ रही है। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, वो लिया जाता है धारा की दिशा के लंबवत, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यदि आवेशों का प्रवाह, अच्छा ऐसे समझ लो, और यदि धन आवेश है, ये धन आवेश का प्रवाह यदि यहां से यहां की ओर हो रहा, धन आवेश का प्रवाह यहां से यहां की ओर हो रहा है, तो हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा लेना होगा भैया, इसके लंबवत वाला, तो हमने ये ले लिया। अब इसकी परिभाषा ये बन जाएगी वैद्युत धारा की, अच्छे से समझो। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी चालक के परिक्षेत्र क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि यहां से माना हमने Q आवेश फ्लो हो रहा है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, Q आवेश, और कितने समय में हो रहा है, T समय में हो रहा है, यहाँ इतने क्षेत्रफल से, ठीक है। यदि जितना आवेश यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा वो भैया यहाँ से तो होकर निकलेगा, तो हम यदि यहाँ पे खड़े बैठ जाएं ऐसे और यहाँ पे गिनती करने लगे आवेश, 2 आवेश, 4 आवेश, 5 आवेश, 6 आवेश, तो हमें पता चल जाएगा कि 50 आवेश और कितने समय में निकल गए, वो निकल गए 5 घंटे में। यदि हम यहीं से यहाँ पे बैठ जाएं, हमें पता कर लें, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से आवेश यहाँ पहुँचने में इतना समय लगा और इतने आवेश गए, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा, अब एक बात और समझो, एसआई पद्धति में वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया है, बात समझ में। एसआई पद्धति में वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया है। क्या माना गया है भैया, मूल राशि माना गया है, बात समझ में आ रही। यानी कि और जो आगे राशियां मिलेंगी वो वैद्युत धारा से उत्पन्न होंगी। ये मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या, इसका मात्रक देखो भाई यहाँ से हम बनाते हैं, तो यहाँ से ऊपर क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड को हम भैया एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हम सेकंड इस तरीके से लिख देते हैं, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक एसआई पद्धति में हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, क्या, कूलाम पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन हमने इसको क्या माना है, मूल राशि माना है, तो हमें एक ऐसा मात्रक देना होगा जिसका एक ही नाम हो, मतलब दूसरे मूल राशियों से मिलके ना माने, हम सीधे एक मान लें, क्योंकि हमने इसको खुद एक मूल राशि माना है। तो इसका जो दूसरा मात्रक हम जिसको बोलते हैं वो है एम्पियर, एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। अच्छा, अब देखो इसकी विमा होती है क्या, ए, कैपिटल ए, इस तरीके से लिखते हैं। बात उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब एक बात और समझो, ये कैसी राशि है, ये है अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि, इसको समझो पहले। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो धारा है ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। यदि हमारे पास एक तार ये हो, एक तार ये हो, एक तार ये हो, इस तार में जो धारा बह रही है इसकी दिशा यहाँ की ओर है, वो कितना है, 5 एम्पियर। और एक तार में धारा यहाँ बह रही है, इसमें जितनी धारा बह रही है उसका मान है 2 एम्पियर, उसकी दिशा है यहाँ से यहाँ की ओर। और इस तार में जो धारा बह रही है वो है 7 एम्पियर, इसकी दिशा है यहाँ की ओर। अच्छा, अब एक बात समझो, धारा यहाँ से आई और यहाँ जा रही, तो यानी कि इन दोनों का एडिशन हो रहा है, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 हो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। अच्छा, यदि यहाँ पे हम ये बोलें ये धारा सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिशा देखने को मिल रही है, इसकी दिशा यहाँ है, इसकी दिशा यहाँ है, इसकी दिशा यहाँ है,
बात समझ में आ रही है। यदि हमें यहाँ दिशा देखने को मिल रही है तो हम ये बोल दें सदिश राशि है, तो सदिश राशि बोलना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सदिश राशि वे राशियां होती हैं जो वेक्टर योग का पालन करें। अब वेक्टर योग क्या होता है, यदि ये पता है तो बात समझ में आ जाएगी। वेक्टर योग का मतलब ये है यदि हमारे पास दो मान है, एक ये और एक ये, तो इनके एंगल यदि कम ज़्यादा करें तो इसका मान कम ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम इन दोनों के बीच के एंगल कम ज़्यादा करें तो उसका मान कम ज़्यादा हो जाए। मोटी भाषा समझो। मोटी भाषा कैसे? यदि आप किसी बल्ब को जला दें लाइट से, यदि आप उस बल्ब को यहाँ ले जाएं, फिर यहाँ ले आएं, फिर यहाँ ले आएं, तो ऐसा नहीं होगा कि बल्ब बार बार धीमा तेज यानी कि उसमें धारा कम ज़्यादा होने लगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई दिशा पर निर्भरता ही नहीं है। किसकी? विद्युत धारा की दिशा पर कोई भी निर्भरता नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। यदि बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पीछे जाके फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? ये कैसी राशि है विद्युत धारा? ये कैसी राशि कैसी है? ये है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। ठीक है भैया, समझ गए। अब हमें ये देखना है 1 एम्पियर की परिभाषा। कभी कभी ये पूछ लिया था 1 एम्पियर की परिभाषा। क्या? 1 एम्पियर की परिभाषा। अच्छा, पहले तो हम आपको परिभाषा बनाना सिखाएं कि परिभाषा कैसे बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा दी गई, लेकिन उन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास धारा क्या है? धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि धारा आए, धारा का मान कितना आना चाहिए? धारा का मान 1 आना चाहिए। तो धारा का मान 1 कब आएगा? धारा का मान 1 आएगा जब Q का भी वैल्यू 1 हो और T की भी वैल्यू 1 हो, यानी कि दोनों के मान 1 हो। तो हम कैसे लिखेंगे? 1/1, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरीके से I = 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी? अब समझो। किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से, किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाला एकांक आवेश, एकांक समय में गुजरने वाला एकांक आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आ रही? इसको अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग शब्दों में कई किताबों में लिखा हुआ है। यदि आप उनको भी देखेंगे तो उनका मतलब एक ही निकलेगा। कहीं कहीं पे ये भी लिखा है किसी बंद पास में, किसी बंद पास। बंद पास का मतलब अभी आप नहीं समझ पाएंगे, जब हम अभी आगे चलेंगे सरल परपथ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा को हम लोगों ने देखा, इसका मात्रक देख लिया, विभव देख लिया, 1 एम्पियर की परिभाषा देख ली। अब हमें इसकी दिशा देखनी है। क्या देखनी है? दिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ये बातें तो कर रहे हैं कि I है और अदिश राशि, ये बात इसको अच्छे से समझो। धारा अदिश राशि है लेकिन दिशा होती है, वो सिर्फ दिशा इसलिए होती है बस विभव के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? विभव। यानी कि 2 विभव हैं तो वहां पे विभवांतर बोल देंगे। जो यहाँ पे आई होती है वो दिशा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग? विभवांतर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बस इसको समझो। तो यहाँ पर हम विद्युत आवेश के प्रभाव को देखने के लिए एक बल्ब को बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल कौन कौन से हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम बल्ब को इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से धन आवेश यहाँ से निकलता हुआ यहाँ की ओर जाता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, जो चालक होते हैं, चालक पदार्थ में धन आवेश मूव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलकर ये बल्ब के अंदर से होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। लेकिन हमें यदि करंट की डायरेक्शन बतानी हो तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के इक्वल होती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो करेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता लेकिन चालक में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, कौन सा चार्ज फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से निकलता हुआ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा होगा और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही होगी। यदि हमारे पास उच्च विभव है, ये हमारे पास उच्च विभव, इसको H बोल देते हैं हाई,
ठीक है। और एक बिंदु ये है, इसको लो बोल देते हैं, यानी कि कम। अच्छा, तो यहाँ पे जो आवेश प्रवाह कहाँ से कहाँ की होता है, धन आवेश से ऋण, यानी धन आवेश कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो धारा भी जो जाती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। किस कहाँ की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझो, हम अभी क्या बोल रहे थे कि जो धन आवेश है, आवेश प्रवाह की दर ही तो बोल रहे थे। तो आवेश हमने कौन सी लिया था, धन लिया था। तो जो धन आवेश की दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, धारा की दिशा, धारा की दिशा बराबर धन आवेश की दिशा, यानी कि दोनों की दिशा एक ही होती है। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं अब कि जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है। ऋण आवेश की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है। और यहाँ पे ऋण आवेश क्या होता है, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। ये सब हमको पता है, बेसिक सी बात। अच्छा, तो यहाँ ऋण आवेश की दिशा कहाँ, धारा की दिशा के विपरीत होती है। अब हमको जल्दी से क्या देखना है, धारा घनत्व देखना है। यदि हमारे पास कोई चालक है, ये इस तरीके का कोई चालक है, यदि इसके परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि सभी जगह समान है, ये रॉड है कोई हमारी, ये इस तरीके से रॉड है, जितना इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतने ही बीच में प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम करते हैं जे से। तो जे बराबर हो जाता है I अपॉन ए। क्या, I अपॉन ए। देखो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, और क्षेत्रफल कौन सा, परिच्छेद क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाह होने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। यदि इस परिच्छेद क्षेत्रफल के मान ए हो, कितना हो, ए हो, और यहां से प्रवाह होने वाली धारा आई हो, तो फॉर्मूला फिर ये बन जाता है। और यदि हम ये बोले एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी कि एकांक का मतलब जो परिच्छेद क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे बराबर आई। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि जो धारा घनत्व है वो धारा के बराबर हो जाती, कब, जब यहाँ पे एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल हो। ठीक है भाई, ये सब बातें समझ गए। अब ये देखो कि धारा घनत्व और धारा में अंतर क्या है। यदि हमारे पास कोई चालक इस तरीके का है, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें ये देखने को मिल रहा है एक तरफ चौड़ा है, एक तरफ भाई ये छोटा सकरा हो गया। अच्छा, यहाँ का परिच्छेद क्षेत्रफल हम इसको A1 बोलते हैं और यहाँ का A2 बोलते हैं, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग है। और यहाँ पे भी भैया अलग हो जाएगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या बह रही है, धारा, धारा की दिशा कहाँ है, यहाँ से यहाँ की ओर कितनी है, I है। अब आपसे ये बोला जाए इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर, या प्रत्येक बिंदु की जगह हम बोल देते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल। एक ये परिच्छेद क्षेत्रफल ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। यहाँ से प्रवाह होने वाली धारा, यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से धारा का मान बराबर होगा। बात समझ में आई, धारा का मान बराबर होगा, लेकिन धारा घनत्व का मान अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा भैया, यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है, ए होता है। तो ए होने की वजह से ए सभी जगह अलग अलग है, तो धारा घनत्व का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है किसी चालक के अलग अलग परिच्छेद क्षेत्रफल पर धारा घनत्व का मान भी अलग अलग होता है, परंतु धारा का मान सभी जगह एक सा होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसका मात्रक आप लोग खुद बना लोगे। क्या, आई का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर, ए होता है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर, तो उसको हम बोल देंगे एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक इस तरीके से हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, वैद्युत धारा देखी और धारा घनत्व देखा। अब आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।